हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिखा, योर टीचर। आपको लास्ट क्लास में मैंने फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो सब्जेक्ट है आपका पेपर है, उसका जो टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, वो मैंने 18 तक आपको करा दिए थे। आज उसके आगे चलते हैं, 19 से स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 19 जो है वो बात करता है राइट टू स्पीच के बारे में, ठीक है। जिसे हम कहते हैं बोलने की स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, ठीक है। वाक स्वतंत्रता क्या है? राइट टू स्पीच की बात यहाँ कही गई है। ठीक है, अब राइट टू स्पीच में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? अपने थॉट्स को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ठीक है। कुछ शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन, निरायुध मीन्स कि विदाउट वेपन, विदाउट किसी ऑफेंस के, ठीक है। उसके बाद कोई संगम बनाने की स्वतंत्रता, फिर भारत के राज्य क्षेत्र में संचरण करने की स्वतंत्रता। जितनी भी फ्रीडम्स या स्वतंत्रताएं जो आपको दी गई हैं वो आर्टिकल 19 में, ठीक है। अब आर्टिकल 19 है तो एक टॉपिक हमारा और आता है, उस टाइम पे और क्लियर करेंगे। आपका आता है इमरजेंसी का 352। जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो आर्टिकल 358 में, ठीक है, आप उसको रेड में रखेंगे। आर्टिकल 358 में आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? फ्रीडम, स्वतंत्रता। तो यह स्वतंत्रता की बात की गई है। लेकिन जब अगर कंट्री में क्या कहते हैं इमरजेंसी लगी है तो आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर दिया जाता है, ताकि कोई भी ऐसे विचार व्यक्त ना कर सके जिससे वो इमरजेंसी में और शांति भंग हो जाए, ठीक है। और इस आर्टिकल 19 में एक आपका आता है हिकलिन टेस्ट, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन आता है कि हिकलिन टेस्ट कहाँ दे रखा है या हिकलिन टेस्ट क्या है। हिकलिन टेस्ट जो होता है आपका वो रिलेटेड होता है शालीनता और नैतिकता से, मॉरलिटी से, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन आता है कि हिकलिन टेस्ट कहाँ दे रखा है, तो आर्टिकल 19 में। ऐसा ही हिकलिन टेस्ट के लिए पूछा जाता है आपके आईपीसी में, जो है हमारा सेक्शन 499 जो डेफेमेशन का है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आपका ये क्वेश्चन आते हैं, हिकलिन टेस्ट को लेके क्वेश्चन आता है कि हिकलिन टेस्ट कहाँ दे रखा है, किस आर्टिकल में दे रखा है, तो आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 क्या कहता है हमें कि अपराधों के लिए दोषित संबंध में संरक्षण, ठीक है, यानी कि कन्विक्टेड से रिलेटेड, ठीक है। तो आर्टिकल का जो क्लॉज 2 है और क्लॉज 3 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो आप याद रखेंगे। आर्टिकल क्लॉज 2 कहता है कि एक व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, जिसको हम दोहरा दंड, ठीक है, दोहरा दंड कहते हैं। तो आप किसी को एक, यानी कि किसी अपराधी को या किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 20, ये 2 है जो आपका इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर हम बात करते हैं 20(3) की। 20(3) क्या कहता है कि किसी भी, ठीक है, 23 क्या कहता है आपका कि किसी भी व्यक्ति या अपराधी को खुद के स्वयं के लिए साक्षी, यानी कि विटनेस होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी कि वह अपने विरुद्ध किसी भी प्रकार का साक्ष्य नहीं दे सकता है, साक्षी नहीं बन सकता है, विटनेस नहीं बन सकता है। तो 20 आपका आर्टिकल ये कहता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम आर्टिकल 21 पे। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं निजता का अधिकार, ठीक है, हिंदी में बोला जाता है निजता का अधिकार, ठीक है। निजता का अधिकार क्या है? राइट टू प्राइवेसी क्या है, ठीक है। आपका जो आर्टिकल 21 है, जो आपके बेरेट में लाइन फुट नोट जो दे रखा है वो दे रखा है
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, इसमें क्या है कि हर व्यक्ति को अपनी एक प्राइवेसी का अधिकार है, जिसमें, ठीक है, ओके, तो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 221 की, जो कहता है निजता का अधिकार, यानी कि राइट टू प्राइवेसी, जिसमें मरने और जीने का अधिकार शामिल है। लेकिन ज्ञान को और बनाम पंजाब राज्य का केस कहता है कि मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। ठीक है, सीधे सीधे बोला गया है आपके केस में कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार, मरने का अधिकार शामिल नहीं है। फिर हम आते हैं आर्टिकल 21A पे, जो है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन क्या है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट और अनिवार्य कंपलसरी एजुकेशन देना। ठीक है, फिर आता है कि ये आर्टिकल कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जुड़ा था, तो ये आर्टिकल आपका 86 अमेंडमेंट के थ्रू जुड़ा था। ठीक है, और ये 2002 में जोड़ा गया। 86 अमेंडमेंट है। आपका क्वेश्चन आएगा कि राइट टू एजुकेशन कहाँ दे रखा है, तो इट्स आर्टिकल 21A। देन कौन सा अमेंडमेंट था, 86 अमेंडमेंट था। ठीक है, यही राइट टू एजुकेशन आपको DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, और आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस आर्टिकल को, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बाकी सारे आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम आर्टिकल 22 पे। आर्टिकल 22 क्या कहता है, कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, बात कर रहे हैं अरेस्ट की, यानी कि डिटेंशन, ठीक है, उससे बचाव, ठीक है, या संरक्षण। तो ठीक है, उसके बाद फिर हम आज चलते हैं आपके आर्टिकल, क्या बोला गया आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 22 बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करा गया है, ठीक है, तो उसे विद इन 24 आवर्स, यानी कि ट्रैवलिंग टाइम को भी जोड़ते हुए विद इन 24 आवर्स कोर्ट में पेश करना होगा। ओके, तो क्या है कि आप किसी को कन्विक्शन, सॉरी आई गॉट कंफ्यूज, जिसमें ट्रैवलिंग टाइम आपका इंक्लूड नहीं होगा। आर्टिकल 22 क्या बोलता है कि किसी व्यक्ति को अगर हमने अरेस्ट किया है तो विद इन 24 आवर्स उसे कोर्ट में पेश करना होगा, जिसमें आपका ट्रैवलिंग टाइम, यानी कि उसे कोर्ट तक पहुंचने का टाइम इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, किसी को अननेसेसरी जेल में नहीं रखा जाएगा, कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं आर्टिकल 23 पे। आर्टिकल 23 क्या कहता है कि मानव के दुर्व्यापार या बलात्श्रम पर प्रतिषेध, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे रोक लगाता है। ठीक है, तो मानव तस्करी भी आप इसे कह सकते हैं। तो आर्टिकल 23 मानव दुर्व्यापार पर, ठीक है, रोक लगाता है, यानी कि किसी भी तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं की जाएगी। फिर हम चलते हैं आर्टिकल 24 पे। आर्टिकल 24 क्या कहता है, आर्टिकल 24 क्या है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को कारखानों में कार्य नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, क्या कहता है, कारखानों आदि में बालकों का नियोजन प्रतिशत प्रोहिबिट करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। ठीक है, उनके काम पर रोक लगाता है, किस पर, या तो कारखाने या खान। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं आर्टिकल 25 पे। आर्टिकल 25 से 29 तक क्या कहता है,
सॉरी 30 तक क्या कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता। 25 क्या कहता है आपका कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 19 बात करता है कि धर्म की स्वतंत्रता। अब धर्म की स्वतंत्रता क्या है? ठीक है, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, उसका आचरण कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। ठीक है, इसमें आपका क्लॉज 1 क्या कहता है कि लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य तथा इसके अंतर उपबंधों के अधीन रहते हुए व्यक्ति को अंतःकरण स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने का समान हक है। यानी कि हमारे कंट्री में, यानी कि भारत देश में धर्म को लेके कोई विभेद या कहेंगे कोई पार्शलिटी नहीं है। सबको अपने धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, उसके मानने की स्वतंत्रता है, उसका आचरण करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, इसमें जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका एक्सप्लेनेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे आर्टिकल 25 की, जिसमें क्या बोला गया, धर्म की स्वतंत्रता। यानी कि इसमें हर व्यक्ति को, हाँ एक बात और है, मैंने शायद पहले भी आपको बताया था कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक व्यक्ति पे अप्लाई होंगे और एक सिटीजन्स पे। ठीक है, व्यक्ति मीन्स किसी भी कंट्री का, सिटीजन मीन्स कि केवल भारत का नागरिक। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए करेंगे कि कौन सा सिटीजन पे अप्लाई हो रहा है और कौन सा व्यक्ति पे अप्लाई, यानी कि कौन सा सब पे अप्लाई हो रहा है, कौन सा आर्टिकल केवल सिटीजन्स यानी कि भारत के लोगों पे या भारत के नागरिकों पे अप्लाई हो रहा है, नॉट लोग, इट्स नागरिक, सिटीजन। ठीक है, तो आ जाते हैं अभी यहाँ 25 पे। 25 में क्या बोला गया है कि हर व्यक्ति को धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है, उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता है, उसका आचरण करने की। आचरण आपका मानने से ही आ जाएगा। ठीक है, कि कौन सा व्यक्ति किस धर्म में विश्वास रखता है, डजंट मैटर। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं आपके एक्सप्लेनेशन 2 में। ठीक है, इससे जो आपका क्वेश्चन आता है, एक तो आर्टिकल 25 पूछा जाता है कि आर्टिकल 25 में क्या है। ठीक है, दूसरा आर्टिकल 25 के एक्सप्लेनेशन से ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़ के चलेंगे। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है कि सिख धर्म में कृपाण धारण करना उनके धर्म में है। ठीक है, वैसे कृपाण जो एक चाकू टाइप का होता है, तो वैसे वो इलीगली माना जाता है, लेकिन उनके धर्म में रखना एक रूल है या बोलते नेसेसरी है। ठीक है, तो उनके धर्म में वो कृपाण रखना मैंडेट है या उनके धर्म में कहा रखा जाता है, तो वो आपका इलीगल नहीं है। ठीक है, फिर एक्सप्रेशन 2 की ही बात करते हैं। ठीक, कि एक्सप्रेशन 2 क्या कहता है, हिंदुओं के प्रति निर्देश का ये अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन या बौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तियों के प्रति निर्देश है। हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया जाए। ठीक है, अब किसी भी धर्म को इसमें छोड़ा नहीं गया है। सिख हुआ, बौद्ध हुआ, जैन हुआ, सभी धर्म यहाँ पे इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, फिर हम आते हैं आर्टिकल 26 पे। आर्टिकल 26 क्या कहता है आपका कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, धर्म से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी कार्य किया जा रहा है, क्या कह रहे हैं कि धर्म से संबंधित, यानी कि कोई भी धार्मिक कार्य किया जा रहा है, यानी कि कोई भागवत हो रही है या कोई सम्मेलन हो रहा है, उसका प्रबंध जो किया जा रहा है, मैनेजमेंट किया जा रहा है, उसकी स्वतंत्रता है। ठीक है, अब किसी भी धर्म के नहीं होगा, ये सभी धर्मों के लिए अप्लाई कर। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि धार्मिक और पूर्ण प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण। ठीक है, फिर अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करने का, यानी कि जो भी धर्म है वो उससे रिलेटेड जो भी सभाएं कर रहा है या जो भी कर रहा है वो सब इसमें इंक्लूड रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम
फिर आते हैं आर्टिकल 28 पे। 28 क्या कहता है कि कुछ शिक्षा संस्थानों, ठीक है, क्या कह रहा है, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, ठीक है। जैसे कि किसी भी संस्था है, जैसे आपका मदरसा है, ठीक है, तो मदरसे को आप इंक्लूड कर सकते हैं 28 में। 28 क्या कहता है कि राजनिधि से, यानी कि जो स्टेट फंड है उससे पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 28 का क्लॉज 1 क्या कहता है कि अगर स्टेट फंड है, स्टेट फंड से वो संस्था चल रही है, तो वहाँ किसी भी प्रकार की धर्म से रिलेटेड, यानी कि धार्मिक, उस संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, प्रोहाइबिट है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल आपका आ जाता है 29, ठीक है। आर्टिकल 29 किस बारे में बात करता है, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज़ के बारे में, ठीक है। इसमें माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया गया है, क्या बोलता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्ट करा गया है। क्या बोलता है, क्लॉज 1 पढ़ते हैं जरा। भारत के राज्य क्षेत्र, ठीक है, या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा, ठीक है। यानी कि कोई भी